मैं राकेश सर आपको आज जीवन ज्योति कोचिंग के अंतर्गत इतिहास की जो तीसरी राष्ट्रीय आंदोलन का दौर का चैप्टर चल रहा है उसमें पढ़ाने जाऊंगा। इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा इतिहास भारतीयों के बारे में कि ये माना जाए कि अंग्रेजों के काल के दौरान भारत में भारतीयों के सुनने वाले कोई नहीं थे। परिस्थितियां बड़ी खराब थी। जो आता शासन करता, व्यापार करता, साम्राज्यवाद करता, उपनिवेशवाद स्थापित करता, लेकिन हम लोग डट कर उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। कहते हैं कोई आंदोलन के लिए, कोई विरोध के लिए, कोई क्रांति के लिए किसी नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। वो हमारे पास नहीं था। हमारे पास न जाने सदियों से हम लोग, कभी भारत टुकड़ों में बटा था, कभी सल्तनत आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, तो हम अपनी शक्तियों को छिड़ कर चुके थे। स्थितियां हमारी बड़ी खराब थी भाई। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज खराब ही थे। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिनके अंदर ये था कि यार भारतीयों के साथ ज्यादती हो रही है। हम आईसीएस की परीक्षा भी पास करते थे उस वक्त, जिसे इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, या आज के दौर में उसे हम आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। वो बड़ी परीक्षा थी, तो भारतीयों को रोकने के लिए इंग्लैंड में परीक्षा करवाते थे। अधिकांश भारतीय नहीं जाते थे। यहाँ करवाए तो उम्र बढ़ा दी 21 साल। हमारे यहाँ के विद्यार्थी 23 साल कर दिए। हमारे यहाँ के विद्यार्थी तो ग्रेजुएशन करते थे 25 सालों में, तब उम्र ज्यादा निकलती थी तो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। फिर 18 साल कर दिया कि ये बैक हो जाए। बहुत रोका गया, लेकिन हमारे देश की प्रतिभा बहुत थी, लेकिन उनकी विशेषताओं को, उनके सारी योजनाओं को, उनके विचारों को दबाया गया। ऐसे ही भारत के पास नेतृत्व नहीं था। 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी थी। मानो पूरे भारत में एक विशाल जनसमूह आक्रोशित था, क्योंकि उस 1857 की क्रांति में सिपाही भी विद्रोह में मिले, जमींदारों ने भी विद्रोह किया था, किसानों ने भी विद्रोह में भाग लिया था, सैनिकों ने भी विद्रोह में भाग लिया था। और एक तरह से यह कहा जाए कि विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक पहला प्रयास था, जो असफल रहा, लेकिन हद तक हमको एक मैसेज देके गया। दूसरा शुरू होता है दौर। अब यह हो कि हमारे यहां समस्याएं बहुत थी, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। इसको ध्यान में रखते हुए एक संस्था बनाने की योजना बनाई गई। अंग्रेजों ने खुद कहा, कुछ गवर्नर थे रिटायर्ड, उनसे पूछा गया तो वो कहे यार तुम लोग अपना एक नेता बना लो, एक कमेटी बना लो, एक संगठन बना लो, और अगर जो यहाँ की समस्या है साल भर में मीटिंग किया करो, और वो समस्या ले जाकर के तुम कहां सुनाया करो? ब्रिटेन पार्लियामेंट, क्योंकि तुम योग्य भी हो, योग्य लोग ही रहोगे तब तुम लेके जाओगे, और ब्रिटेन में तुम्हारी सुनवाई होगी, स्वाभाविक है। यहाँ की बातें दबा दी जाती, वहां नहीं जाती। भारतीयों के दिमाग में कुछ आया, एक उपजा, और हमने स्टार्ट की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया। देखते हैं इसकी स्टार्टिंग जो हुई एक बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हुई, और जो स्टार्टिंग हुई उस पर यह कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसे जानने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जानने के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज ये जानते हैं, लेकिन पहले देखते हैं। उस वक्त तात्कालिक गवर्नर थे, और उस तात्कालिक गवर्नर का नाम था लॉर्ड डफरिन साहब थे। लॉर्ड डफरिन साहब थे, जिनके कार्यकाल में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। लॉर्ड डफरिन से किसी ने कहा, साहब ये लोग एक संगठन बनाना चाहते हैं। डफरिन ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, बना दो, चाहे उनके पीछे तर्क हो, वितर्क हो, जो भी हो। लोगों ने विरोध भी किया इस पे, चाहे जो भी रहा हो। हालांकि इसकी नींव तो 1884 में पड़ गई थी, लेकिन हम मूल मुद्दे पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय जो होता है वो एक व्यक्ति को जाता है, स्थापना करने का श्रेय
और जो स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करता है उसका नाम था A.O. ह्यूम। एक रिटायर्ड अंग्रेज था, एक रिटायर्ड अंग्रेज था। ये भारत में कई दिनों तक रहा था, पद पर कार्य भी किया था और कार्य करके इसने भारतीयों की स्थिति को समझा था। समझने के बाद इसने लोगों से मिला, भुवनेश्वर बनर्जी साहब से मिला, दादा भाई नरवी साहब से मिला, आगाचा साहब से मिला, बहुत लोगों से मिला। कहा यार तुम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कुछ करो। अब उसके पीछे कुछ लोगों ने कहा कि रोज क्रांतियां हो रही थी, उसको दबाने के लिए योजना थी। चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वही उसकी चाहे भूल रही हो ह्यूम की, चाहे कुछ भी रहा हो, उसमें हमको आजादी दिलाने में भूमिका निभा दी। ह्यूम का कहीं कहीं किताबों पे नाम आता है, इसका फुल फॉर्म, तो इसे कहते हैं एलन ऑक्टेवियन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका फुल फॉर्म था, रिटायर्ड अंग्रेज थे। बात तो स्टार्ट हो गई, कहा स्थापना करो, और स्थापना की भूमिका में यही थे ए.ओ. ह्यूम साहब, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। और यह स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कहां की गई, यह भी प्रश्न पूछता है। कब की गई ये तो देख लिए, कहां की गई? तो बंबई में, बंबई में एक पाठशाला था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत पाठशाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। और उस वक्त जो सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या जो थी वो बताई जाती है, कुल 72 सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में बंबई में। इतना तो आप जान ही गए। इसकी पहली बैठक हो गई, बताएंगे हम। जब इसकी स्थापना हो गई तो अब बात यह आती है कि यार हुई क्यों, इसका उद्देश्य होता है ना कुछ। इसकी स्थापना होने के पहले भारतीय माने भारतीय, राष्ट्रीय माने पूरे राष्ट्र की, और कांग्रेस का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है सम्मेलन। तो पूरे राष्ट्र का सम्मेलन, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। पूरे भारत राज्य का सम्मेलन जो होता है उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद 72 सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में थे, काम हो गया और शुरू हो गया मामला। इसका उद्देश्य था कि हम लोग अपने देश की सारी समस्याओं को साल में एक बार मीटिंग करेंगे, और पूरे देश के जितने कांग्रेस के मेंबर होंगे वो सब जुटेंगे उस जगह, और अपने अपने इलाके में साल भर में अंग्रेजों ने क्या किया है, कितना हमें परेशान किया है, कितना हमारे लोगों को प्रताड़ित किया है, कितना अंधा कानून चलाया है, कितना जबरदस्ती जेलों में भरा है, कितना नियम के विरुद्ध कार्य किया है, ये सब बताएंगे। और उस जिले में जब हो जाएगा प्रदेश में, तो उसकी सारी रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाएगा, और जो अध्यक्ष बनेगा उस क्षेत्र का नहीं रहना चाहिए, उस प्रदेश का नहीं रहना चाहिए। हर बार अध्यक्ष बदला जाएगा, उसके लिए कभी कभी चुनाव भी होंगे, और चुनाव होते भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कुल मिला जुला करके ये विपत्ति आपदाएं सब कुछ एकत्रित करके इसको भेजते थे कहां पे? ब्रिटेन लेके जाते थे कुछ लोग, या भेजा करते थे। ब्रिटेन सरकार उस पर काम करती थी, जो गलत हुआ उस पर पैरवी करती थी, जो सही हुआ उसके समर्थन में रहा करती थी। कुछ हद तक हमने अपनी दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। तो ये एक भारत को प्लेटफॉर्म मिला कि इस प्लेटफॉर्म पर रहकर हम काम करेंगे, और कामयाब भी रहे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई। अब स्थापना के बाद यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो पूछता ही है, साथ में इंपॉर्टेंट सारी चीजें तो आप नहीं याद कर पाओगे या तैयार कर पाओगे। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर जो हम पढ़ेंगे इनके अध्यक्षों के बारे में। पहली जो बैठक इनकी हुई, इनकी जो पहली बैठक हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कहां हुई थी? संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। कब हुई थी? 1885 में। कहां हुई थी? बंबई में। तो इसके अध्यक्ष तो कोई रहे होंगे ना। तो जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी देगा। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने बंबई के इस उसमें। तो ये स्टार्टिंग ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। स्थापना एओएम और पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी साहब को बनाया गया और दिशा दशा की बात सोची गई। हर साल बैठकें होने लगी। शुरू के 4 बैठकें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में जो जो कुछ क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में बताया जाएगा। इनकी जो दूसरी बैठक हुई, जो इनकी दूसरी बैठक थी, ये बैठक हुई थी 1886 में। अब की बार ये बैठक जो हुई ये कलकत्ता में हुई। और जो कलकत्ता में हुई, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे भाई? इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे एक प्रसिद्ध व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे इसके दूसरे अध्यक्ष। सॉरी, थोड़ा मिस हो गया, तैयब जी नहीं रहेंगे। ये दादा भाई, गलती हो गई, दादा भाई नेरोजी जी को बनाया गया। ये क्यों पूछता है? ये पहले पारसी व्यक्ति, पारसी अध्यक्ष थे। किस जाति के थे? पारसी के। तो पहले पारसी अध्यक्ष किसको बनाया गया? दादा भाई नेरोजी को। किस वाले में? कलकत्ता वाले में। कब? 86 में। कौन से वाले में? दूसरी बैठक के अंतर्गत। तीसरी जो बैठक हुई ये 1887 में हुई। और जो 1887 में हुई ये मद्रास में हुई। किस जगह हुई? मद्रास में हुई। आज हम चेन्नई भी कहते हैं इसको है। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वहां पे, वो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी। और इनके बारे में कहते हैं ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन आता है, चौथी बैठक जो हुई, निरंतर हुई, ये 1888 में हुई। आज हम प्रयागराज कहते हैं, उस वक्त इसे इलाहाबाद कहते थे। और इसके जो अध्यक्ष बने उनका नाम था जॉर्ज यूल साहब थे। और ये क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बता रखी है, समझने वाली। देखिए, कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई, उमेश चंद्र बनर्जी साहब थे, ये तो सबको पता है। दूसरी बैठक जो कोलकाता में हुई थी, ये पहले पारसी व्यक्ति बनाए गए, दादा भाई नेरोजी। नेरोजी जी के बारे में एक प्रश्न पूछता है,
भारत में वो कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस में सर्वाधिक बार अध्यक्ष चुना गया? तो कांग्रेस में सर्वाधिक बार अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी चुने गए, और दूसरे और पारसी पहले अध्यक्ष के रूप में थे। ये प्रश्न पूछता है कि पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कहां पे हुए? तो 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। तीसरा प्रश्न पूछता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल साहब थे। कहां पे हुए? इलाहाबाद में 1888 में चौथी बैठक में हुए। ये चारों प्रश्न, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, कंपलसरी 1 नंबर पूछेगा कहीं न कहीं से। देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 4 अध्यक्ष तो हो गए लगातार निरंतर। अब इसमें कुछ अध्यक्षों को हम लोग देखेंगे, जो अध्यक्षों को पूछा जाएगा कि इस काल में क्या हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 1896 में एक कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का, और कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, एक नाम आता है, बड़ा फेमस व्यक्ति थे जिनको रहमतुल्लाह सयानी कहते हैं। रहमतुल्लाह सयानी कहते हैं। इनको क्यों पूछ रहा है? और भी बीच में हुए, लेकिन मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए वो देखिए। रहमतुल्लाह सयानी साहब जो हुए ये कांग्रेस के अध्यक्ष में, इनके कार में पहली बार कलकत्ता में 1896 में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार आया है कि पहली बार वंदे मातरम को कहां गाया गया था, तो ये पूछता है क्वेश्चन, बार बार आता है, इसको जानते रहिए। अगला 1906 में एक और हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ। 1906 में जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं, जो पूछते हैं। 1906 में एक हुआ, कलकत्ता में हुआ, बड़ा फेमस था, जिसे हम लोग कहते हैं दादा भाई नेहरू के काल में हुआ था। दादा भाई नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो किस वाले में किया गया? कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था। अगला, इसी के 1 साल के बाद कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन हुआ, सूरत का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी बोस साहब बनाए गए। रास बिहारी बोस साहब को बनाया गया। जो रास बिहारी बोस साहब बनाए गए, इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस की फूट हुई। कांग्रेस की फूट हुई, अर्थात नरम और गरम दल का उदय हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रास बिहारी 1907 में, 6 में तो मुस्लिम लीग का की स्थापना भी हो गई। 7 में जब हुआ तो झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद बाल पाल तिलक थे, बाल पाल और ये बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये 3 क्रांतिकारी थे जो गर्म दल के थे। बाकी दादा भाई नेहरू जी, रास बिहारी बोस, ये लोग क्या थे? ये उदारवादी दल के लोग थे। झगड़ा हुआ और कांग्रेस 2 फाड़ में हो गई। और कहां हुई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गई थी। 1911 में कहा गया कि एक अधिवेशन और हुआ कलकत्ता में। जो 1911 में जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ,
बड़ा भयंकर अधिवेशन था। बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में हुआ। यह कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ, जहां पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन अर्थात राष्ट्रगान गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 में। कहा? कलकत्ता के किसकी अध्यक्षता में? पंडित बिशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में गाया गया था। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। 1896 में वंदे मातरम गाया गया। पहली बार स्वराज्य का जो किया गया 1906 में नेहरूजी साहब के काल में। साथ में कांग्रेस की फूट हुई और नरम गरम दल का विभाजन हुआ, और लास्ट में 1911 में कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। जब दिल्ली राजधानी बनाई गई कलकत्ता के स्थान पर, तो 1911 में हुआ, 12 में निर्धारित हुआ, जाट पंचम के लिए उद्घाटन के लिए ऐसा किया गया था। तो ये तो हो गया 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देख लेते हैं। आगे इनके बाद क्या मिल रहा है कांग्रेस के अधिवेशन के भीतर? इंपॉर्टेंट चीज और है कि प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ था? 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट साहिबा थी। एनी बेसेंट साहिबा थी। और एनी बेसेंट जो साहिबा थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, 2 प्रश्न बनते हैं। प्रथम भारतीय महिला ये नहीं थी, प्रथम महिला थी, ये आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट के बारे में आपने सुना होगा। भारत में इन्होंने मद्रास के अड़यार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में अक्टूबर महीने में कर रखी थी। होम माने घर, रूल माने नियम। कहा था आपकी संस्कृति, आपका सनातन अच्छा है, आप इसकी परवरिश करो इसके संस्कार के साथ। इनकी पत्रिका भी कई आई, कॉमनवेल्थ वगैरह करके पत्रिका आई। भारतीयों में बड़ा मदद की इन्होंने। और भारत खासतौर से ये क्या कहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। लेकिन जब यहाँ आती हैं तो होम रूल लीग का गठन करती हैं, और सनातन धर्म में ये भी संलिप्त होती रहती हैं। तो मद्रास में इन्होंने स्थापना किया। तो ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में होने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1917 के बाद एक बड़ा काम हुआ था, जो एक मैंने हटा उसको छोड़ दिया। 1916 में लखनऊ में एक हुआ था, अंबिका चढ़ का नाम आपने सुना होगा। अंबिका चढ़ साहब के बारे में 1916 में मजूमदार, इनका पूरा नाम था मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट है, 1 साल मैंने आगे हो गया, देख लीजिएगा। अंबिका चढ़ मजूमदार के बारे में क्या कहा गया कि लखनऊ समझौता किसके अध्यक्षता में हुआ? तो मजूमदार जी की अध्यक्षता में। अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ, जो 1906 में मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, वो मिल गई इनके साथ। कब? लखनऊ वाले में। कब क्यों मिली थी? 1916 में। तो अंबिका चढ़ मजूमदार के रूप में ये प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1923 में एक हुआ, और कहां हुआ? दिल्ली में कांग्रेस की, और इसके अध्यक्ष बनाए गए अब्दुल कलाम आजाद। ये अब्दुल वाले नहीं, अब्दुल कलाम आजाद गांधी जी के बड़े प्रिय मित्र थे। अब्दुल कलाम आजाद सिंह जी को बनाया गया। और अब्दुल कलाम आजाद जी जब दिल्ली में बने, तो अब तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दिल्ली में 1923 में किसको बनाया गया? आपके अब्दुल कलाम आजाद जी को 1923 में बनाया गया। एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है जिसे कहते हैं हमें 1924 का बेलगांव, कर्नाटका में पड़ता है, बेलगांव अधिवेशन 1924 का। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी जी बने थे। जो महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे, गांधी जी एक बार तो ये बेलगांव अधिवेशन बनाया गया, चलाया गया, गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितना कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मात्र एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। कौन बने? महात्मा गांधी जी बने। ठीक है भाई, ये 1924 का बेलगांव हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1925 में, इसके तुरंत बाद, बेलगांव के तुरंत बाद 1925 में कहा गया, कानपुर में फिर हुआ। और जो कानपुर अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्ष बनाई गई सरोजनी नायडू जी को। सरोजनी नायडू जी को बनाया गया, कोकिला के रूप में भी थे। और नायडू जी जो बनी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय, एक क्वेश्चन बढ़ गया है, महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरोजिनी नायडू को। कहां पे? कानपुर में 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में बनाया गया। इतना तो हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1925 के बाद देखो क्या होता है। 1925 के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। और इन्होंने क्या किया? कांग्रेस के अध्यक्ष होने पर पहली बार इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज हमने बताया था ना, 26 जनवरी 1930 को पहला तिरंगा फहराया इन्होंने। तो अल्टीमेटम दिया था 1929-31 दिसंबर को। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, अगर किसी में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भाई ये आता है, पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने कब की थी? तो 1929 में की थी, लाहौर में की थी। बड़ा प्रेशर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, एक चीज और पूछेगा, 1937 में एक हुआ कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? फैजपुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसमें भी अध्यक्ष कौन बनाए गए? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फैजपुर में हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र गांव में अधिवेशन, महाराष्ट्र के एक गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आज तक नहीं हुआ था गांव में। तो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अब एक कहानी थोड़ा सा बन जाती है, 1938 की कहानी पूछेगा और 1939 की कहानी पूछेगा। एक गुजरात में जगह थी हरिपुरा, हरिपुरा में चुनाव हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस नेताजी
सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस साहब इसके अध्यक्ष हुए। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और नेताजी इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1939 में फिर एक अध्यक्ष दोबारा चुनाव हुआ और अब की बार जो दोबारा चुनाव हुआ वो त्रिपुरी में हुआ। यह बड़ा रोचक रहा। गांधी जी ने अपने खास व्यक्ति को लड़ाया और जिसको लड़ाया गांधी जी ने उसका नाम था, बड़ा फेमस व्यक्ति उनके कार्यकाल का था, और उसको हराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुक्त हुए। ठीक है, गांधी जी ने कहा ये, हाँ, पट्टाभी सीतारमैया नाम था उनका, पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया। कांग्रेस जी ने कहा, गांधी जी ने कहा ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। बड़ा आहत हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा मुझे नहीं अध्यक्षता करनी। वह अध्यक्षता पद को छोड़ दिया जीतने के बाद भी। अपनी जो उनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष हुए और ये क्या दे दिए थे, ये त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र दे दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। इनके त्याग पत्र पूछता है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष फिर कौन पूर्वता निर्धारित हुआ, अध्यक्ष हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पूरा दोबारा इसमें बनाया गया। 1946 में एक हुआ और की बार कहां हुआ, 1946 में, 1946 में मेरठ में हुआ। और मेरठ में एक जो महिला बनाई गई थी जिनका नाम था जेबी कृपलानी, कृपलानी, 1946 में इनको अध्यक्ष बनाया गया और ये 1947 में भी अध्यक्ष थी। 46-47, 1946 और 1947 आजादी के समय पे अध्यक्ष थी। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के समय या इसी को कहेगा आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी साहब थी। कहां पे नियुक्त हुई थी, 1946-47 में, और किस जगह पे, मेरठ में नियुक्त हुई थी। बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आगे और भी क्वेश्चन है। लास्ट में नासिक में 56वां अंतिम होता है, 56वां कांग्रेस का अधिवेशन पूछ सकता है। कितने अधिवेशन हुए थे, 56वां अधिवेशन जो अंतिम अधिवेशन था, इसी को कहते हैं अंतिम अधिवेशन था। और जो अंतिम अधिवेशन था ये कब किया गया था, 1950 में किया गया था। और जो 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, ये काम हुआ कहां था, नासिक में, ये नासिक में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी तो थे। ये इसके एक तरह से देखा जाए आजादी के कार्यकाल तक ये अंतिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया। एक तो ये बता दिया कि मैं एक चीज को याद करिएगा, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू। एकमात्र गांधी जी अध्यक्ष किसमें थे, तो बेलगांव 1924 में। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, तो सबसे युवा थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। ये जितनी भी टॉपिकें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितने अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे आजादी के समय तक, 56 अधिवेशन हुए थे। इसमें 3-4 प्रश्न मैंने बता दिया, रट लीजिएगा। और आजादी के समय पे कौन बना था अध्यक्ष, तो कहते हैं कि आजादी के समय पे जेबी कृपलानी साहब इसकी अध्यक्ष थी। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आज की क्लास इतना ही। बाकी आपके साथ फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।